गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। बाजारों की बात करें तो आज गैप डाउन ओपनिंग हुई थी क्योंकि वीकेंड पे बहुत सारी ऐसे बातें उभर के आई, स्टेटमेंट्स उभर के आए जिसका हमको साफ असर जो है वो क्रूड ऑयल के दामों में देखने को मिला। एक बार क्रूड ऑयल के दाम एक बार फिर 110 के पार हो चुके हैं, जिसका इम्पैक्ट हमारे आज इक्विटी मार्केट्स पे क्लियरली देखने को मिला। गैप डाउन हुआ लेकिन थोड़ी बहुत रिकवरी भी देखने को मिल रही है। इस समय अगर निफ्टी की बात करें तो करीबन 168 पॉइंट नीचे कामकाज करते हुए सेंसेक्स में करीबन 500 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है और बैंक निफ्टी यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस दिखाते हुए करीब 1.3% डाउन, 730 पॉइंट्स डाउन, 52,977 के आसपास इस समय बैंक निफ्टी कामकाज करते हुए। इंडिया विक्स में तेज उछाल देखने को मिल रहा है, 4.5% का 19.6 के आसपास इंडिया विक्स है। लेकिन आज एक बार फिर नोटिस करने वाली बातें हैं, जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़े थे मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स, वहाँ पे तेज़ी से गिरावट भी देखने को मिल रही है। और मिड कैप निफ्टी की बात करें तो 1.25% नीचे ये इंडेक्स कामकाज कर रहा है और स्मॉल कैप निफ्टी की बात करें तो ये इंडेक्स जो है वो 2% से ज़्यादा की गिरावट के साथ इस समय कामकाज करते हुए। आज एक ही इंडेक्स है जो हरे निशान में है, वो है आईटी, क्योंकि वहाँ पे तेज़ बिकवाली लास्ट वीक में देखने को मिली थी, तो थोड़ा बहुत संभलते हुए यहाँ पे आईटी के शेयर इस समय देखने को मिल रहे हैं। पर हुआ क्या इस वीकेंड पे ये हुआ कि ट्रम्प साहब ने कहा है, ईरान को फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है कि टाइम इज़ ऑफ द एसेंस एंड यू हैव टू थिंक फास्ट। सो उसके चलते हुए क्रूड के दामों में एक बार फिर तेज़ी देखने को मिली और ईरान के जो कुछ ड्रोन्स हैं उन्होंने हमला किया जो न्यूक्लियर प्लांट है अबू धाबी का, वहाँ पे। तो लगता है कि मिडिल ईस्ट का टेंशन जो है, तनाव जो है एक बार फिर बढ़ते हुए। तो क्रूड ऑयल के दामों में तेज़ी, रुपए में फिर से गिरावट और इस समय रुपया जो है रिकॉर्ड लो पे कामकाज करते हुए 96 का लेवल हम पार कर चुके हैं। 100 का आंकड़ा दूर नहीं है अगर कुछ और कदम नहीं उठाए गए इस रुपये को सेव करने के लिए। हम बहुत समय से बोल रहे हैं कि बॉन्ड यील्ड्स और रुपये पे ध्यान दीजिएगा। बॉन्ड यील्ड्स जो है वर्ल्ड ओवर ग्लोबल मार्केट्स में भी सर्च कर रही है, क्योंकि अब इन्फ्लेशन के कंसर्न्स जो है एक बार फिर फोरफ्रंट पे आ रहे हैं और इन्फ्लेशन के आंकड़े हम अपने WPI CPI के आंकड़े देख ही चुके हैं। सो मैक्रो लेवल पे सिचुएशन थोड़ी बहुत ख़राब होती दिखती है। डोमेस्टिक फ्रंट पे अभी भी अर्निंग्स का जो सीज़न चल रहा है और कुछ अर्निंग्स बहुत अच्छी आ रही है मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में, वो कहीं ना कहीं स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स हमको देखने को मिल रहे हैं, स्टॉक्स और कंपनीज को सहारा मिल रहा है। पर दिक्कतें तो हैं। एक और जो चीज़ हमारे साथ हुई है वो है CNG के दामों में एक बार दोबारा से बढ़त देखने को मिल रही है, एक हफ्ते में 2 बार, यानी कि पहले 2 रुपये दाम बढ़े थे, अब 1 रुपया फिर बढ़ा है। विंडफॉल टैक्स लगाया गया है 3 रुपीज़ पर लीटर, तो यानी कि जिनको फ़ायदा हो रहा था बिकॉज ऑफ द हायर क्रूड प्राइसेस, उनको भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो इसीलिए ONGC ऑयल इंडिया जैसी कंपनी में भी आज गिरावट देखने को मिल रही है। अच्छा क्या हुआ? अच्छी 2 चीज़ें हुई। एक तो इंडिया और नीदरलैंड्स के बीच में 17 डील्स साइन हुई है। हमारे प्रधानमंत्री जो है वो वहाँ की यात्रा पे है। चिप्स, डिफेंस और क्रिटिकल मिनरल्स को लेके डील साइन हुई है। वहीं UAE के साथ भी हमारे समझौता हुआ है, 6 एग्रीमेंट साइन हुए हैं, वो एनर्जी और डिफेंस क्षेत्र पे को लेके साइन हुए हैं। तो कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, लेकिन मार्केट्स जो है वो इसको अभी तक प्रॉपरली बुना नहीं पा रहे। तो बाजार की दिशा इस हफ्ते कैसे रह सकती है, कौन सी बातें हैं, कौन से इवेंट्स हैं जिन पे आपको ध्यान देना चाहिए, इस पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मिस्टर गौरांग शाह, हेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट एट जियोजेट फाइनेंशियल सर्विसेज, एंड मिस्टर कुश कोटसरा, ही इज़ अ मार्केट एक्सपर्ट। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। गौरांग सर, मैं कुछ आंकड़े पढ़ रही थी और आंकड़े बड़े इंटरेस्टिंग थे। वो ये कि 10 साल पहले 20% ऑफ द फंड्स इन्वेस्टिंग इन ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स वेयर अंडरवेट ऑन इंडिया। 20 ऐसे परसेंट थे जो अंडरवेट थे इंडिया में, और अब इनकी संख्या जो है 60% ऑफ देम आर अंडरवेट। तो डू वी रियली नाउ नीड अ रेमेडी टू करेक्ट द मैक्रो सिचुएशन, क्योंकि हालत काबू से बाहर हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद गीतू, मंच पर आमंत्रित करने के लिए। आपके सभी दर्शकों को और आपको सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। थैंक यू। एक छोटा डिस्क्लोजर पहला दे देते हैं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज आपके कार्यक्रम में रखेंगे, ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए है। इसमें हमारी कंपनी जियोजेट अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का हितों का टकराव। लेकिन इसी स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं संभव एक का निवेश। तो देखिए, ये तो वास्तविकता तो यह है कि 10 साल पहले भी हम 80% हमारी ऊर्जा की जरूरत आयात करते थे,
और आज के तारीख में भी शायद उससे थोड़ी बहुत ज्यादा आयात करते हैं हम। और इसका हर्जाना या इसका जुर्माना हमें भरना है, क्योंकि हमने बदलाव नहीं किया। आत्मनिर्भरता के रूप में जो कुदरती भंडार हमारे देश के जमीन के नीचे, समुंदर में और गहरे समुंदर में है, वहां पर हमने खोज नहीं की। एक्सप्लोरेशन पॉलिसी में भी कोई बदलाव हम लाए नहीं, जिससे सरकारी कंपनियां या निजी क्षेत्र की कंपनियां हाइड्रोकार्बन्स ढूंढने में और उसको कमर्शियलाइज ऑपरेशन करने में, वायबल करने में हमारी मदद करें। अब जाकर के उनमें सब कदम उठाए हैं, अब जाकर के हम क्लीन और ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं। अब जाकर के हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन था, इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्योंकि उपभोक्ताएं जैसे हम और आप हैं, हमने इसका स्वीकार किया करके इतने सारे ईवीज आज हम रास्ते पे देख रहे हैं। 10 साल पहले कौन सी ईवी आप देखते थे? बिल्कुल कोई ईवी नहीं थी 10 रस्तों पर। तो परिवर्तन हो रहा है, लेकिन जो बहुत अहम चीज करनी थी हमारी निर्भरता कम करने के लिए, उस पर कुछ नहीं हुआ। और उसके साथ साथ रुपया अपने जीवन के निचले स्तर पर भी, तो आज एक नया निचला स्तर रुपये ने डॉलर के सामने बनाया। और ये सब का असर हमारी विकास दर पर, अर्थव्यवस्था पर, महंगाई दर पर, ब्याज दरों पर, और हमारे और आपके जो बजट होता है घर का, उस पर नकारात्मक असर ये झेलना पड़ेगा। 10% से आप आज 40, 50, 60% लोग अंडरवेट है, तो वो में सबसे बड़ा कारण उसका है कि हमारी निर्भरता, जिसे अब आपकी निर्भरता 80% हो, और अगर कच्चा तेल काबू के बाहर चला जाए और उसके साथ आपका रुपया कमजोर हो जाए, तो आप अपनी वित्तीय बैलेंस शीट जो है, जो अब बही खाता है सरकार का, उसको कैसा सीधे रखें? वो सीधा नहीं रख पाएंगे आप। आपको गणित में फेर बदलाव करना पड़ेगा, नीतियों में फेर बदलाव करना पड़ेगा। जो सब्सिडी के माध्यम से आप जो बोझ उठा रहे थे, उसको कहीं ना कहीं आपको आपके देशवासियों पर डालना पड़ेगा। तो मुश्किल से, और एक बात बता दो गीतू, ये तो हम चौथी तिमाही के नतीजे देख रहे हैं जी। पहली तिमाही के नतीजे, चौथी तिमाही के नतीजे पिछले वित्तीय वर्ष के, इस नए वित्तीय वर्ष के पहली तिमाही के और दूसरे नतीजे शायद हमारा मूड माहौल और बिगाड़ सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अब तो इम्पैक्ट आना शुरू होगा, और फर्स्ट और सेकेंड क्वार्टर थोड़ा बहुत नकारात्मक रह सकते हैं, एंड वी माइट सी प्रेशर ऑन द मार्केट्स। कुश, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। कुश, आपके चार्ट्स क्या कहते हैं? निफ्टी 23,498 के आसपास है, लेकिन आज दिन का जो लो लगा है वो है 23,317 का। तो जो गैप थी 23,100 और 300 के बीच में, वो अभी तक फिल नहीं हुई है, पर कोशिश है उसको फिल करने की। आपको क्या लगता है निफ्टी कहाँ जाएगा यहाँ से? गुड आफ्टरनून। डेफिनेटली वो एक जो गैप है वो फिल करने की ट्राई तो कंप्लीटली होगा ही, क्योंकि बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट वी आर एट अ न्यू लो कंपेयर टू लास्ट वीक, बट निफ्टी में अभी भी लास्ट वीक का लो ब्रेक नहीं किया। बट लुकिंग एट द हाई बीटा सेक्टर लाइक बैंक निफ्टी, मेटल स्टॉक्स, मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ी वीकनेस की तरफ है। डेफिनेटली एक पिछले 4 सेशन में जो हमने वन वे एक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखा था, तो एक शॉर्ट कवरिंग इंट्राडे मिल सकती है, जो हमको इवन बिफोर एन आवर मिली थी। बट ओवरऑल वीकली चार्ट्स पे तो लग रहा है कि मार्केट्स आर टुवर्ड्स वीकनेस। सो फ्रेश बाइंग, ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टर कोई है तो आने वाले 2-3 महीनों में जो भी करेक्शन आएगा ड्यू टू ग्लोबल सिनेरियो या एनर्जी क्राइसिस, दैट वुड बी ए गुड अपॉर्चुनिटी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। यहाँ से अच्छे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना शुरू कर दो, डोंट ट्राई टू कैच एग्जैक्ट बॉटम। तो मेरे ख्याल से अभी इट्स राइट टाइम टू स्टार्ट पिकिंग गुड स्टॉक और एवरेजिंग आउट करते जाओ। आई थिंक बॉटम इज नियर बाय नेक्स्ट 2 to 3 मंथ टाइम वाइज में। प्राइस डिफिकल्ट है लेवल देना, क्योंकि अगर हमने 23,000 का लेवल ब्रेक किया तो वी कुड इवन सी 20,500, बट दैट वुड बी फ्रैक्शन ऑफ डेज और आवर्स। सोचने का टाइम भी ना मिले कि क्या खरीदूं। इट्स राइट बेटर कि अभी खरीदना शुरू कर दो लॉन्ग टर्म के लिए। कुछ आईटी इंडेक्स को भी देखेगा। निफ्टी के आईटी इंडेक्स, आज एक ही इंडेक्स जो हरे निशान में है वो है निफ्टी का आईटी इंडेक्स, करीबन 1.25% 1.5% का इजाफा देखने को मिल रहा है। ये एक सिंपल बाउंस बैक है, या फिर आपको लगता है कि बहुत बीटन डाउन सेक्टर था, अंडरवैल्यूड है, तो खरीदारी का मौका बनता है? डेफिनेटली टेक्निकली आल्सो ओवरसोल्ड था। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग आएगा, क्योंकि बहुत बीटन डाउन था। सेकेंडली, अगर रूपी इज गेटिंग वीक तो डेफिनेटली एक डॉलर का फायदा होगा करेंसी का। तो ये यू शुड हेज योर पोजीशंस बाय सेलिंग निफ्टी एंड बाइंग आईटी स्टॉक्स। ओके, सो व्हिच वन इज द स्टॉक दैट यू आर प्रेफरिंग राइट नाउ, कुश? Maybe IT stocks में I won't be able to comment stock specific, but frontline IT stocks में TCS, Infosys, ये सबको आप खरीद सकते हो।
गौरांग सर, जो बदलाव हम टैक्स स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, कभी पेट्रोल के दाम 3 रुपए बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन एक रिपोर्ट ये कहती है गौरांग सर कि पेट्रोल के दाम कम से कम 10 रुपए बढ़ेंगे, क्योंकि अंडर रिकवरीज अभी 20 रुपए की है, यानी कि 20 रुपए के दाम बढ़ने चाहिए, तभी जो है वो ब्रेक इवन सिचुएशन में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए आ सकते हैं। तो एक तो 3 रुपए के दाम बढ़े, सीएनजी के प्राइसेस भी करीबन 3 रुपए से ही बढ़े हैं, विंडफॉल टैक्स भी लगाया गया। ये ऑयल एंड गैस स्पेस में जो हलचल हो रही है, इसको देखते हुए व्हाट शुड बी द स्ट्रेटेजी लाइक? और इस तरीके से रुपया अगर कमजोर हुआ तो ये 2-3 रुपए भी कोई मायने नहीं रखेगी। करेक्ट। क्योंकि आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने हद तक भाव बढ़ाएंगे। 10%, आप 10-20 रुपए की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 2-3 रुपया बढ़ गया तो विपक्ष वाले चिल्लाने लगते और गोला बारूद लेकर के सरकार के ऊपर बमबारी कर देते। तो अगर 20, 25, 30 रुपया बढ़ाना पड़ा तो फिर मेरे ख्याल से हाहाकार मच जाएगा गीतू। तो ये देखिए, ये एक बैलेंसिंग एक्ट है गीतू, और ये सबसे बड़ी मुश्किल है सरकार को। और सरकार में बैठे वो जो आला अधिकारी है जो इस पर निर्णय लेते हैं, क्योंकि आपको इतना भी बोझ नहीं झेलना है जिससे सरकार का बही खाता खराब हो जाए। Correct. और इतना बोझ आम आदमी पर भी नहीं डालना है जिससे आम आदमी का बजट खिड़की के बाहर चला जाए। और आपको विपक्ष को भी असला बारूद नहीं देना है ताकि वो आपके ऊपर बमबारी करे। इट्स अ वेरी फाइन लाइन गीतू, वेरी डिफिकल्ट। लेट्स होप दैट देयर इज सम पॉजिटिविटी। एंड देखिए, हम रशिया से भी जो पहले लेते थे वो डिस्काउंट पे था, लेकिन अब वो डिस्काउंट भी कम हो चुका है, क्योंकि रुपए में भी कमजोरी हमने देखी है। तो इसके कारण ये पूरा जो गणित है ना गीतू, ये मतलब बहुत मुश्किल वाला समय है। ऑयल एंड गैस स्पेस तो बताया नहीं आपने। तो देखिए, झेलना पड़ेगा। अब ऐसी परिस्थिति में ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज को फायदा होता है कि तो क्षमा चाहता हूं, मैं उस प्रश्न को भूल गया था। तो ओएनजीसी और गेल पर खरीदारी की राय है, क्योंकि वो एक्सप्लोरेशन खुदाई, मतलब दे हंट फॉर हाइड्रोकार्बन्स। और ऐसी परिस्थिति में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को नुकसान होता है, क्योंकि अंडर रिकवरीज उनकी बढ़ जाती है और सरकार एक हद तक सब्सिडी देती है, या फिर उनको नुकसान झेलने की जो है वो कम होता है। लेकिन खरीदारी दोनों जगह पर है, ऑयल एक्सप्लोरेशन, ऑयल मार्केटिंग। ऑयल एक्सप्लोरेशन में जैसे बताया ओएनजीसी और गेल, ऑयल मार्केटिंग में एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी। लेकिन मुश्किल भरा माल अभी देखिए तो 10% ऊपर नीचे होता है। अगर 10% उछलता है तो एनजीसी गेल ऊपर चले जाते हैं, 10% फिसलता है तो एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी ऊपर चले जाते हैं। तो ये गणित बहुत मुश्किल है छोटी मध्यम अवधि में किसी भी प्रकार का आकलन लगाना।